नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे बुलडोजर की। दरअसल खरगोन हिंसा को लेकर प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। मामले में अब तक 150 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। 2 लोगों पर रासुका भी लगाई गई। इसके साथ ही बात बुलडोजर की। एमपी में इन दिनों मामा का बुलडोजर काफी तेजी से चल रहा है। बुलडोजर से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला यूपी से शुरू हुआ, लेकिन बाबा के बुलडोजर से ज्यादा एमपी में मामा का बुलडोजर चला और मामा के बुलडोजर ने यूपी से ज्यादा माफियाओं से जमीन मुक्त कराई, जिससे दंगाइयों और माफियाओं में खौफ है। इससे सीएम मामा से बुलडोजर मामा बन गए। तो क्या यह माना जाए कि यूपी की तरह ही एमपी में भी बुलडोजर वाली जीत मिलेगी? आज इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। खरगोन में रामनवमी के दिन जो हुआ सभी ने देखा। दंगाइयों ने राम भक्तों पर पत्थर चलाए तो सरकार ने दंगाइयों के घर तोड़कर पत्थरों के ढेर में तब्दील कर दिया। अब तक प्रशासन ने हिंसा में शामिल 150 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 2 दंगाइयों पर रासुका लगाई है। एसपी पर हमला करने वाले वसीम उर्फ मोहसिन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पत्थरबाजी करने वाला आरोपी तेजू भी इंदौर से गिरफ्तार हुआ है। अभी तक 154 लोग कुल गिरफ्तार हुए हैं। 2 लोगों पर रासुका की कार्रवाई की है। मोहसिन उर्फ नाती, नवाज पिता आसिफ, ये दोनों पर मोहसिन पर 10 से अधिक अपराध हैं और नवाज पर 8 से अधिक अपराध हैं। पुलिस अपनी धरपकड़ लगातार कर रही है। आज इसी अनुक्रम में 2 लोगों का ऐसे भी किया गया है, जिनके नाम है नवाज और नाटी। इन लोगों का 2 लोगों का ऐसे किया गया है। इसके अतिरिक्त हम लोगों की गिरफ्तारी की संख्या भी बढ़ी है। अभी तक 153 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त है। अपराधियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जा रहा है, जिसका ताजा उदाहरण खरगोन हिंसा में शामिल दंगाइयों के खिलाफ हुई कार्रवाई में देखने को मिला है। हिंसा में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी से पहले ही बुलडोजर चला दिया गया। आंकड़ों की माने तो शिवराज सिंह चौहान ने सीएम योगी आदित्यनाथ के मुकाबले अवैध संपत्तियों पर ज्यादा कार्रवाई की है। शिवराज सरकार ने योगी के मुकाबले करीब 6 गुना ज्यादा प्रॉपर्टी गुंडों से छुड़ाई है। शिवराज सरकार ने 15,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मुक्त कराई। योगी सरकार ने 1,848 करोड़ की संपत्ति मुक्त कराई है। शिवराज सरकार ने 12,640 अवैध निर्माण तोड़े हैं। करीब 188 भू माफियाओं पर रासुका लगाई। करीब 498 अपराधियों को तड़ीपार भी किया। अब आपको समझाते हैं आखिर ग्राउंड पर मामा का बुलडोजर किस तरह से काम कर रहा है। तो आंकड़ों के मुताबिक बुलडोजर की सबसे बड़ी कार्रवाई 11 अप्रैल को हुई। खरगोन में 16 मकान, 29 से ज्यादा दुकान ध्वस्त किए। उससे पहले रीवा रेप केस में संजय त्रिपाठी शॉपिंग मॉल ध्वस्त किया गया। श्योपुर में गैंगरेप के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चला। 17 जनवरी को इंदौर में पत्नी से गैंगरेप करवाने के आरोपी के घर बुलडोजर चला। अक्टूबर 2021 में रतलाम में लाला पठान बंधु गैंग पर कार्रवाई हुई। बहरहाल खरगोन के आरोपियों के खिलाफ सरकार सख्त है। सरकार की कार्रवाई से साफ है कि अपराधियों और दंगाइयों में खौफ का माहौल है। अब देखना होगा कि 2023 में इससे कितना फायदा मिलता है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नेहा बग्गा जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और अमित शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत दिनेश शर्मा जी, आज आपसे ही। 6 गुना ज्यादा कार्रवाई मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड की गई है अभी तक। क्या ये चुनाव का एजेंडा सेट हो रहा है या आज के समय की जरूरत है, जिस तरीके से बताया जा रहा है? क्योंकि ये सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं है। दिल्ली में आज हमने तस्वीरें देखी, गुजरात में तस्वीरें देखी, उत्तर प्रदेश में देखी और अब मध्य प्रदेश में। क्या वाकई ये सख्ती की अब जरूरत थी या ये चुनावी एजेंडा सेट हो रहा है बुलडोजर के जरिए? लोकेश जी, ये जो बुलडोजर जस्टिस ये आप देखेंगे ना, उत्तर प्रदेश का जो रिजल्ट है वो केवल एक बुलडोजर पर आधारित नहीं है, लेकिन इसको यदि राजनीतिक दल
ये मान रहे हैं कि केवल बुलडोजर से हम चुनाव जीत सकते हैं, तो मुझे लगता है कि उनका असेसमेंट थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए और बाकी जिन चीजों की आवश्यकता होती है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हमने देखा था कि सोशल इंजीनियरिंग भी भारतीय जनता पार्टी ने की थी, जिसके कारण छोटी ओबीसी जातियों को उन्होंने अपने साथ जोड़ा था, बहुत सारे जो दूसरे और फैक्टर थे उन पर भी काम किया था। और उत्तर प्रदेश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, और वो जिनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे वो पूर्ववर्ती सरकार में वो लोग पनपे हुए थे। लेकिन मध्य प्रदेश में एक लंबा सरकार का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का रहा है, तो उसे बहुत सारे और भी जो सवाल है उनसे उसे जूझना पड़ता है, और चुनाव से पहले और भी बहुत सारे मुद्दे सामने आ सकते हैं जिन पर 23 का चुनाव टिका होगा। बिल्कुल नेहा बग्गा जी, सवाल यही कि परिस्थितियां तो उत्तर प्रदेश जैसी मध्य प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश में 15 साल से सरकार नहीं है, यहाँ पर है, तो सवाल फिर साथ में वही उठता है जिसका जिक्र दिनेश जी भी कर रहे थे कि ये पनपा क्या किस सरकार में जो अब इतनी तेजी से कार्रवाई करने की जरूरत पड़ रही है। देखिए लोकेन जी, सबसे पहले तो हर चीज को चुनाव से जोड़कर देखना मुझे लगता है कि एक आदत में शुमार हो चुका है, पर हर चीज चुनाव नहीं होती है। कानून व्यवस्था जो है वो चुनाव से उसका कोई संबंध नहीं है। चुनाव हमारे देश में हर साल किसी न किसी राज्य में या किसी न किसी प्रकार के चुनाव होते रहते हैं, उसमें एक कंटिन्यूटी है। पर सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में क्या ऐसी कार्रवाई पहली बार हुई है? मध्य प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 में आई थी, तो उससे पहले नक्सल्स भी थे, डाकू भी थे और आतंकवादी भी थे। कुएं में किस प्रकार से बंदूकें मिलती थी, हथियार मिलते थे, ये भी हम जानते हैं दिग्विजय जी के शासन में। पर आज सवाल ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बार कहा था या डाकू रहेंगे या शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में। डाकुओं का सफाया हुआ, सिमी के आतंकवादियों को 1 घंटे के अंदर मार के अगर किसी ने गिराया था तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। नक्सल अटैक अगर आप याद करेंगे तो मध्य प्रदेश की बात कर रही हूँ, छत्तीसगढ़ में नहीं जाते। मध्य प्रदेश के अंदर जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, उस समय कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता की नक्सल्स ने जो है हत्या की थी। तो इस प्रकार की जो चीजें मध्य प्रदेश में हुआ करती थी, आज उसको अगर शांति का टापू कंटिन्यूटी में किसी ने बना के रखा है तो भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी की सरकार ने। अब आ जाते हैं खरगोन की हिंसा में। खरगोन में शोभा यात्रा के समय जब एक जगह से पत्थर आने चालू हुए और एक धर्म विशेष के लोगों ने जिस तरीके से वहां पर पत्थर बरसाने का या हथियार चलाने का या गुंडाई करने का काम किया है, ये कौन लोग थे? ये वही लोग थे जिन्होंने बड़ी संख्या में सरकारी जमीन पर जो है शासकीय जमीन पर कब्जा करके रखा हुआ था, और वो कब्जे के जो पहले भी पूर्व में भी कई बार नोटिस उनको दिए जा चुके थे। ये कार्रवाई ऐसा नहीं कि उन्हें देखकर की गई या होने के बाद की गई, कंटिन्यूटी में ये कार्रवाई चल रही थी और उसमें अधिकतर वही लोग निकले जिनके नाम मतलब ये सप्लीमेंट्री सवाल सही है ना नेहा जी, जो पूछा गया दिनेश जी की तरफ से भी जिसका जिक्र हुआ कि ये पनपे किसके राज में? वो अगर कार्रवाई हो रही है, चलिए हटा दीजिए, आपने दंगा देखकर कार्रवाई नहीं की, एनक्रोचमेंट देखकर कार्रवाई की कि अतिक्रमण था, इसको ढहा दिया गया हमने, लेकिन ये एनक्रोचमेंट हुआ क्यों? फिर ये सप्लीमेंट्री सवाल उठता है साथ में, किसकी देखरेख में हो गया, कौन संरक्षण दे रहा था वहां पर, क्यों इतने समय से कार्रवाई नहीं हो रही थी? और अगर आप मध्य प्रदेश में नजर घुमाएंगी तो आपको बहुत सारी जगह दिख जाएगा। फिर तो इस तरह की ड्राइव बहुत बड़े स्तर पर चलानी पड़ेगी आप लोगों को। देखिए ड्राइव बहुत बड़े स्तर पर चल भी रही है। पिछले 2 साल का चौथी बार की जो हमारी सरकार आई है, अगर आप उसमें देखेंगे तो 20,000 एकड़ जो जमीन है उसको मुक्त भी कराया गया है, और उसको गरीबों के मकान बनाने में, आवास उपलब्ध कराने में उसको इस्तेमाल में लाया जाएगा, ये भी मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है। पर सवाल ये कि आज जो लोग नैरेटिव बनाने का काम कर रहे हैं, कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो पत्थर को तो सेक्युलर बना देते हैं पर बुलडोजर को कम्युनल बताने लग जाते हैं। फिर ये लोग कौन है जो अवैध निर्माण करते हैं? तो जो अवैध निर्माण है वो तो सेक्युलर है, पर अवैध निर्माण को जब तोड़ा जाता है, ढहाया जाता है, तो वो कम्युनल हो जाता है। अगर आप इनसे पूछेंगे तो दंगे सेक्युलर है, पर दंगाइयों पर कार्रवाई करना जो है वो कम्युनल है। दूसरी तरफ अगर आप जाएंगे तो करेली राजस्थान में जो मुख्य आरोपी है वो फरार है, वहां पर वो सेक्युलर है, और यहाँ पर जब दंगाई पकड़ में आ जाते हैं तो ये कम्युनल है। नेहा जी, आपने एक चीज का जवाब तो ये दिया कि चुनाव से जोड़कर मत देखिए, लेकिन रामेश्वर शर्मा जो बोर्ड्स लगा देते हैं बड़े बड़े, वो क्या चुनावी नहीं थे? फिर जिस तरीके से वो स्वागत करते हैं, क्या वो चुनावी नहीं था?
उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से चीजों को भुनाने की कोशिश की गई वो क्या चुनावी नहीं था, इसलिए इसे चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले तो कार्रवाई, आप लोग भी कहते हैं कि कार्रवाई लगातार हो रही थी, लेकिन इस तरह के कोई होर्डिंग्स लग रहे थे जो रामेश्वर शर्मा ने लगवाए, इस तरह की चीजों का जिक्र नहीं था ना। देखिए, तो इसलिए चुनाव से जोड़कर चीजें देखी जा रही। देखिए, कई बार इस प्रकार की कार्रवाई में जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो बढ़ चढ़कर उसमें अपना योगदान देते हैं। कई बार बैनर पोस्टर भी लगाए जाते हैं, पर मध्य प्रदेश में इस प्रकार की कार्रवाई समय समय पर होती रही और इसीलिए शांति का टापू है आज। मगर सवाल यह है कि अगर इन लोगों पर कार्रवाई होती है तो कहीं पर एक सेगमेंट ये आ जाता है कि भाई चुनाव है, दूसरा सेगमेंट ये आ जाता है कि वो उसमें धार्मिक उन्माद पैदा करने वालों में धर्म ढूंढने लग जाते हैं। और कई ऐसे भी आते हैं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सरीके, जो लोग धार्मिक उन्माद पैदा करने के लिए फर्जी ट्वीट करने लग जाते हैं। मैं तो आज मुख्य सवाल ये आपके लिए और आपकी जनता के लिए छोड़ना चाहती हूँ कि अगर 60-65 साल देश प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकारें रही हैं और जिसने प्रियम्बल में सेक्युलर और सोशलिज्म जैसे शब्दों को इस्तेमाल किया है, तो उन लोगों ने ऐसा क्यों कर दिया कि देश के अंदर हम जहां पर धार्मिक आस्थाओं की बात करते हैं और हिंदुओं की धार्मिक आस्थाओं की बात करते हैं तो विशेष तौर पर बात की जाती है कि भाई ये वो मुसलमान इलाका था, वो सेंसिटिव इलाका को था। आप शायद छोड़ रही हैं, आप दूसरी चीज का जिक्र बार बार कर रही हैं। वो ठीक है कि आप उसको उस तरीके से ले सकते हैं क्योंकि दूसरी पार्टी भी शायद वही कर रही है, इसलिए आप लोगों को भी मौका मिलता है सवाल उठाने का। लेकिन मेरा तो बस एक मूल सवाल ये है कि जो सवाल था कि उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां और मध्य प्रदेश की परिस्थितियां होता है, क्या हिंदुओं के इलाके को सेंसिटिव इलाका कहा जाता है? मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूं नेहा जी, जो जिसका जिक्र दिनेश जी ने किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 5 साल ही सरकार को हुए थे और उससे पहले के जो इंक्रोचमेंट थे उनको सरकार ने गिराया। यहां पर लंबे समय से आप ही लोगों की सरकार है। ये जो अतिक्रमण हो गए, सवाल इस चीज को लेकर है, इसको आज दूसरे चश्मे से नहीं देखते हम, लेकिन ये जो अतिक्रमण हुए, सवाल इसको लेकर है कि ये कैसे हो गए इतनी बड़ी संख्या में। मैं आपको वही बता रही हूँ कि अतिक्रमण होते हैं, साथ साथ में वहां पर कार्रवाइयां भी होती हैं और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर कुछ नया नहीं हो रहा है। ये खरगोन और खरगोन में लेकर जिस तरीके से पेंट करने की जो कोशिश की जा रही है वो ऐसा नहीं है कि अभी होना शुरू हुआ है। ये अतिक्रमण की कार्रवाई निरंतर चलती है और ये 15 सालों में भी चली थी, अभी की जो 2 साल की सरकार है उसमें भी चली। मैंने आपको 2 साल का उसमें रिपोर्ट कार्ड भी दिया कि 20,000 एकड़ जमीन जो है वो मुक्त कराई गई है जिन लोगों ने शासकीय जमीन पर कब्जा किया हुआ था। तो ये सरकार हमारी हो या किसी की भी हो, कार्रवाई जो है वो समय समय पर होना महत्वपूर्ण है, पर जो लोग इसमें भी रोड़ा अटकाते हैं मैं पूछ लेता हूं, जवाब दे देता हूं। अमित शर्मा जी, सवाल केवल कानून व्यवस्था का है और कानून व्यवस्था को क्या दूसरे चश्मे से पेंट करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करती है और इसका नफा नुकसान चुनाव में किस तरीके से आप देखते हैं? आप जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं, क्या आप भी एक वर्ग को साधने की कोशिश कर रहे हैं यहां से, जिस तरह का इशारा नेहा बग्गा जी कर रही हैं आप लोगों की तरफ? देखिए योगेंद्र जी, मैं आपको सबसे पहले स्पष्ट कर दूं कि मध्य प्रदेश एक शांति का टापू आज से नहीं है, या 2004 से 2003 से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है जब से शांति का टापू नहीं है मध्य प्रदेश की। तो ये धरती वो धरती है जहाँ शंकर दयाल शर्मा जी का नाम जुड़ा है, जो देश के राष्ट्रपति रहे। ये तो हमेशा ये धरती वो धरती है भोपाल की और मध्य प्रदेश की जहाँ तमाम ऐसे लोग हैं जिनके नाम से चरित्रार्थ मध्य प्रदेश का चेहरा और चरित्र होता है। पहले से ही ये तो शांति का टापू है, किसी की सरकार आ जाने से या किसी के कुछ कर देने से ये संदेश नहीं जाएगा। दूसरा, आज वर्तमान में जिस तरह की परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं मध्य प्रदेश में, तो ये बुलडोजर बाबा के नाम से आज बुलडोजर मामा, भाई सरकार 15 वर्षों से और अभी 2.5 वर्षों से किसकी सरकार है? तो क्या शिवराज जी को आज बुलडोजर मामा की आवश्यकता पड़ी जिसमें एक विधायक होर्डिंग लगवाते हैं? मैं कहना चाहता हूं किसी भी प्रदेश को चलाने में, खासकर जो मध्य प्रदेश की बात अगर करें तो हम किस बात से करना चाहते हैं? क्या हम कानून का राज चाहते हैं? क्या हम तलवार और भाला उठाना चाहते हैं? कौन सही होगा? कानून से सही होगा कि तलवार और भाला उठाने से सही होगा? मैं आपको थोड़ा सा पहले खरगोन की घटना से पहले ले जाऊं। सेंधवा में खरगोन की घटना से पहले जब 3 दिन पहले सेंसिटिव मामला हुआ था, एक कपिल शर्मा नाम के एक पहले आप में नेता हुआ करते थे, अब वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए सेंधवा में और पूरे प्रशासन को, राज्य सरकार को इस बात का
का ध्यान था कि कहीं ना कहीं ये जो भड़काऊ भाषण दिए थे, और वहां के पुलिस कप्तान ने ये भी उनको नोटिस देके कहा कि इनकी एफआईआर क्या करना चाहिए, लेकिन किन कारणों से वहां पर उस आदमी की एफआईआर नहीं हुई, वो वहां से चला गया। लेकिन जब मां दुर्गा की आराधना जिस समय होती है, और निश्चित तौर पे हम हिंदू धर्म में हैं, और कोई भी धर्म हो अपने जुलूस और जलसे निकालेगा, किसके संरक्षण में? सरकार के संरक्षण में, क्योंकि हमारी सरकार बैठी हुई है। हम माता रानी की पूजा करते हैं और नवरात्रि के उस पावन पर्व पर हम जुलूस निकालते हैं। किसकी नैतिक जिम्मेदारी थी? क्या परमिशन थी? और अगर परमिशन थी तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी वहां पुलिस प्रशासन साथ चले? कैसे पत्थर इकट्ठे हुए, कैसे तलवारें इकट्ठी हुई, कैसे हथियार इकट्ठे हुए, और इकट्ठे थे तो क्या इंटेलिजेंस की क्या भूमिका थी? कौन लोग काम कर रहे थे? मैं योगेंद्र जी किसी शिवम और सद्दाम की बात नहीं कर रहा हूं। मैं किसी के साथ उनके जो निश्चित तौर पे जो कहीं ना कहीं आतंकवाद की घटना में, कहीं ना कहीं देशद्रोह की घटना में, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को तोड़ने की घटना में शामिल है, मैं उसका एक भाग, मध्य प्रदेश का सच्चा सेवक होने के नाते उसका विरोधी हूं। आज शिवम और सिद्धाम की तुलना नहीं करना है, आज हमें न्यायिक जांच करनी थी। इतने दिन हो गए सिर्फ टीवी चैनलों पर इसकी चर्चा चल रही है। सरकार मुख्य बिंदुओं को क्यों नहीं स्पष्ट कर रही? किसकी गलती है? क्या कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है अगर इस तरीके से बुलडोजर से जिस तरह मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट को बंद कर दिया जाए, न्यायपालिका बंद कर दी जाए तो और बेहतर है, क्योंकि फिर मौका ना मिले दूसरी पार्टी को ये कहने का कि आप भी कुछ चीजों को पेंट कर रखते हैं। अगर जिस तरह की शब्दों का इस्तेमाल, जिस तरह की चीजें आप कह रहे हैं, तो यही उम्मीद कुछ और नेताओं से भी की जाए। योगेंद्र जी, पूरी पार्टी देखिए, पूरी पार्टी इसी लाइन पे चल रही है। बार बार जैसे 15 सालों का लगातार सत्ता की मलाई खाई, सत्ता की कहते प्रायोजित थे दंगे। देखिए, सरकार की प्रायोजित थे। देखिए, मैं एक बात बताऊं तो प्रायोजित थे, उसका कैसे स्पष्टीकरण होता है? अगर प्रायोजित नहीं होते, अगर लोगों के घर में पत्थर कैसे जमा होते, हथियार कैसे होते, इंटेलिजेंस की क्या भूमिका थी, इस बात को आप क्या कहेंगे? योगेंद्र जी, कल आप अपने परिवार के साथ कोई पिक्चर देखने जा रहे हैं, मार्केट में कोई सामान खरीदने जा रहे हैं, अचानक कोई हमला होता है, कुछ लोग आते हैं, तो क्या आप इंटेलिजेंस की भूमिका नहीं उठाएंगे? क्या सरकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं रहेंगे? क्या आप अपने आप की जिम्मेदारी मानेंगे कि सरकार की जिम्मेदारी मानेंगे? फेलियर हो सकता है, लेकिन प्रायोजित नहीं हो जाती ना वो चीजें। प्रायोजित मतलब सरकार, इसमें सरकार का, योगेंद्र जी, मैं किसी कांग्रेस और बीजेपी की योगेंद्र जी, मैं किसी कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं। मध्य प्रदेश में सरकार हमारी है और हमें ऐसा हर नागरिक को विश्वास होना चाहिए कि सरकार हमारे साथ न्याय करेगी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, हर बात को मौलिक अधिकार है उसके जीवन को जीने का। लेकिन सरकार की नैतिक जिम्मेदारी थी, इसमें पूरी तरह सरकार फेल हुई है और इस बात को स्वीकार नेहा बग्गा जी को करना होगा। नेहा जी, इनको पूरा न्याय मिलेगा। मैं आपको भी बताती हूँ, जो दिग्विजय सिंह जी का शासनकाल था, सिमी का लालन पालन करने वाला कोई और नहीं, वो खुद स्वयं दिग्विजय सिंह थे। नक्सलवाद का संरक्षण अगर किसी ने किया तो वो दिग्विजय सिंह ने किया। कुएं में हथियार मिले, ये दिग्विजय सिंह का शासन था। जिस तरीके से मुल्ताई में 24 किसानों पर गोलियां दागी गई, वो दिग्विजय सिंह का शासन था। नेहा जी, फिर वही बात हो जाती है। देखिए, या तो फिर वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि वो आप पर आरोप लगा दें, आप उन पर आरोप लगा दें। आरोप की बात नहीं है, ये आरोप की बात आपने आज तक उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर दी 15 साल में? वो तो जेल के अंदर होने चाहिए थे। अगर आप ये मानती हैं कि वो आतंकवाद का संरक्षण कर रहे थे तो जेल के अंदर होने चाहिए ऐसे लोग। मुझे बोलने दीजिए, मैं आपको वही बता रही हूँ कि मैंने अभी जो दिग्विजय सिंह के शासनकाल के आपको घटनाएं याद दिलाई है, ये आज के समय मध्य प्रदेश में कहीं नहीं दिखता, कहीं पर भी नहीं है। ना नक्सलवाद है, ना डाकू है, ना आतंकवादी है। और जब जब कुछ होता है तत्काल उन पर कार्रवाई करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज जी की सरकार। उन्होंने एक स्पष्ट सवाल पूछा, इंटेलिजेंस फेलियर था या नहीं था? मैं इंटेलिजेंस फेलियर पे ही आ रही हूँ। मुझे ये बताइए कि ये कौन सा इंटेलिजेंस राहुल गांधी के पास में है कि राहुल गांधी कहते हैं कि आपस में जो है धर्मों के बीच में दूरियां आ रही हैं, इंसान बट रहा है और इससे हिंसा होगी। ठीक 2 दिन के बाद देश भर में 12 जगहों पर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। मुझे ये बता दें कि जिस करेली में राजस्थान में इनकी सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री, वहां के गृह मंत्री भी हैं, जो वहां का मुख्य आरोपी है वो फरार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश में कार्रवाई भी करी है, एफआईआर भी करी है और लोग आज सलाखों के पीछे यहाँ भी तो फरार हैं। एक लंबी चौड़ी लिस्ट है फरार लोगों की।
यहाँ भी लंबी चौड़ी लिस्टें फरार यहाँ देखिए बहुत स्पष्ट है, मुख्य आरोपी जिस तरीके से फरार है, ये राजस्थान के ऊपर इंटेलिजेंस फेलियर है कि क्या है? भ्रमित करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अगर वहां का फेल है तो यहाँ का भी फेल है क्या? मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ आपसे। अगर वो फेल है, आप ये मानती है वो फेल हुआ, खरगोन मध्य प्रदेश में आता है, तो क्या यहाँ भी फेल हुआ? नहीं हुआ, या तो वहां का भी फेल नहीं है और यहाँ का भी फेल नहीं है। एक चीज हो सकती है। शांति से सुना था मैंने, इनकी बात के समय बीच में नहीं इंटरप्ट किया था, तो अब ये कम से कम उस तहजीब को मेंटेन करके रखें। अब बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ये परमिशन की बात कर रहे हैं कि हिंदू अगर शोभा यात्रा निकाल रहा है तो उसने परमिशन ली थी कि नहीं। अरे मेरे भाई, कम से कम ये बता देना कि हमारे पूरे देश भर में जो लोग सड़क पर बैठ के नमाज पढ़ते हैं उनके पास परमिशन है? कभी तुमने पूछा जाकर कि परमिशन है कि नहीं? एम्बुलेंस रुक जाती है, क्रिटिकल जो मरीज है वो वहां पर अपनी जीवन और मौत के साथ जूझता है, कभी एक बार सवाल पूछा? उससे महत्वपूर्ण बात, वो जो लड़का शिवम जो नाबालिग है, जो आज जीवन और मृत्यु के बीच में लड़ाई लड़ रहा है, उसकी बहन की शादी थी 2 दिन के बाद, उसकी बहन की शादी जो है उसको कैंसिल कर दिया क्योंकि भाई की कंडीशन क्रिटिकल है। अभी कमलनाथ जी 2 दिन पहले इंदौर गए थे पर शिवम से मिलने नहीं गए। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि ये जो हनुमान भक्ति का राग अलापते हैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, मन में हनुमान नहीं रहमान है। चलिए जल्दी से अमित जी का रिएक्शन ले लीजिए, उसके बाद मैं आखिरी कमेंट दिनेश जी सुनूंगा। अमित जी की बात, जिनकी गिरफ्तारी, ठीक, नेहा जी 1 मिनट, अमित जी बोलिए जल्दी से। देखिए लोकेन जी, सबसे पहले तो खरगोन मध्य प्रदेश में है, मैं ये बताना चाहता हूँ। दूसरी बात, नैतिक जिम्मेदारी, अगर जिस तरीके से नेहा बग्गा जी कह रही हैं कि अगर वहां पर परमिशन ली है कि नहीं, आप मध्य प्रदेश को क्या तलवार की धार से चलाना चाहते हैं कि कानून से चलाना चाहते हैं? आप सरकार, आप कानून का पालन करना चाहते हैं कि धार्मिक उन्मादों से सरकारें चलेंगी? आज मैं कहना चाहता हूँ लोकेन जी, सबसे मेरी बहन से सीधा सवाल मेरा ये है कि अगर आपको इस बात का दर्द हो रहा है तो क्या किसानों को जब भोपाल जाम हुआ था और 2000 किसानों पर एफआईआर हुई थी, यही वो शिवराज सिंह चौहान जी थे। इन्होंने कहा था कि किसान अंदर कैसे आ गए भोपाल राजधानी में, क्या उनके पास परमिशन है कि नहीं? क्या आप किसानों के साथ उस समय थे कि आज खड़े? कानून से आप मध्य प्रदेश चलाएंगे? आपने देखिए 15 साल आपने नेहा जी, आपने 15 साल शासन करा। अब ये दिग्विजय सिंह जी का नाम लेके आप ज्यादा सत्ता पे नहीं रह सकते। मैं ठीक, मैं आ रहा हूँ, मैं आप दोनों बात। दिनेश जी, अगर ये देश भर में चीजें हुई और उसके बाद कार्रवाई हुई और उसके बाद कोर्ट ने आज रोका भी चीजों को, जहांगीरपुरी में अगर हम देखें, और मध्य प्रदेश का मामला भी कोर्ट में गया है, तो ये सारी चीजें क्या पॉलिटिकल पार्टीज इसमें अपना हित देखते हुए आपको लग रही हैं? जिस तरह की बयानबाजी भी हो रही है खासकर, और क्या यही अब एजेंडा है पूरे देश में इस वक्त? सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, क्या पूरे देश का ही अब ये एजेंडा है कि जब जब कोई धार्मिक कार्यक्रम होंगे तो हमारे यहाँ सद्भाव बिगड़ेगा? लोकेश जी, बड़ी दुर्भाग्यजनक स्थितियां हम देख रहे हैं कि दंगे को, सांप्रदायिक दंगे पर लोग मतलब उसको जायज ठहराने की कोशिश कर रहे हैं राजनीतिक दल। ये इससे गंभीर विषय तो कुछ हो नहीं सकता ना कि आप उसे जायज ठहराने की कोशिश करें किसी की सफलता असफलता का करके, कि आप कहें कि राजस्थान में हुआ है तो वो गलत हुआ है या मध्य प्रदेश में हुआ है तो सही हुआ, इस तरह से नहीं देख सकते उसको। देखिए, जो कार्रवाई जिसको जो करनी है, ये कार्रवाई समय पर होनी चाहिए, और जब हम प्रशासनिक मशीनरी का कोई यदि दोष है तो उस दोष को स्वीकार करना चाहिए। किसी की भी सरकार हो, जिसने 1992 का भोपाल का दंगा देखा है, वो कभी नहीं चाहेगा कि देश सांप्रदायिक हिंसा की उसमें जाए, क्योंकि इतने खराब हालात होते हैं और लोगों को संभलने में समय लगता है। और ये जो है, किसी भी राजनीतिक दल को किसी भी आप धर्म समुदाय को इंगित करके कोई भी आरोप लगाना, मुझे लगता है ये जो है केवल एक राजनीति के लिए है, और इस तरह की राजनीति से आप जो है किसी भी देश की जो विकास की धारा है उसको ही रोकते हैं। बिल्कुल, ये अपने आप में गंभीर है, क्योंकि जब त्योहार हैं हमारे तो उनमें इस तरह की चीजें बार बार सामने ना आए, ये बहुत जरूरी है। सर, समय इतना ही, इसलिए मैं रोक रहा हूं। आप सभी का शुक्रिया और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। और सामाजिक सौहार्द हमारे देश की जो पहचान है, मध्य प्रदेश की जो पहचान है, वो बनी रहे, ये बहुत जरूरी है, और इसीलिए लोग भी इसमें सामने आए और आपसी भाईचारे की मिसाल पेश करें, क्योंकि अभी हो ये रहा है कि ज्यादातर लोग अफवाहों पर ध्यान दे रहे हैं और उन अफवाहों में पढ़कर अपने मन में गलत धारणा रख रहे हैं। तो उससे बेहतर है कि आप सामने आए और समाज के लिए कुछ
बेहतरी का काम करे। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।